बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर। और मैं हूं आपके साथ उन्जिला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज़ एक अहम खबर के साथ। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से मुतनासिब नुमाइंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुले आम करे। रज़ा रब्बानी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से सेनेट में नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। लाजमी नहीं कि विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। रेफरेंस पर समात पीर तक मुलतवी। रज़ा रब्बानी दलाइल जारी रखेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, कहिएगा समात की कार्रवाई से मुताल्लिक क्या मालूमात सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, आज सबसे पहले तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुकाम से ये पूछा गया कि 2018 के इलेक्शन में कैंडिडेट्स के लिए जो हदायतनामा तैयार किया गया था, क्या इस इलेक्शन में भी ऐसा कोई हदायतनामा इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयार किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने अदालत को ये बताया कि इस इलेक्शन में भी 2021 में भी वो हदायतनामा तैयार किया गया है जो कैंडिडेट को फराहम कर दिया गया है। इसके बाद रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल का आगाज किया। उनका अदालत में ये कहना था कि रेफरेंस जो भेजा गया है आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को जो है वो एक्सरसाइज कर रही है। और इस रेफरेंस में अदालत के सामने सवाल यह है कि आया कि सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट का इतलाक होता है, आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, या फिर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122 का इतलाक होता है। रज़ा रब्बानी का ये कहना था कि रेफरेंस तो हुकूमत ने 186 की ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस किया है, लेकिन तासुर हुकूमत की जानिब से ऐसे दिया गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 184(3) का मुकदमा जो है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। जस्टिस अपना रज़ा रब्बानी का यह भी कहना था कि वो जो सवालात उठाए गए हैं जजेस की जानिब से, जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से, उन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। रज़ा रब्बानी ने सेनेट की क्रिएशन के हवाले से भी अदालत में दलाइल दिए और जो असम्बलियों में सियासी जमातों की प्रपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन होती है उस पर भी दलाइल दिए गए। तो आज की कार्रवाई को जो है अब पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आज की कार्रवाई को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग से मुतालिक शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। शाम 6 बजे तक शिकायत मौसूल हो जाएंगी। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस सामने आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। नाज़रीन, अहम खबर ये भी है कि नून लीग ने इलेक्शन के दौरान गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम लगा दिया है। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम बिल्कुल कोई इखलाक से गिरी हुई ना बात करेंगे ना हरकत करेंगे, मगर एहतजाज का हक हम रखते हैं। हम सीपी ऑफिस का रुख करने को तैयार हैं। इस तरह नहीं बैठेंगे आराम से कि हमारे भाइयों को उठा के जेल में डाला जाए। नाज़रीन, आगे बढ़े, आपको बताएं, N75 में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने पुलिस पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर्स की तवील कतारें हैं मगर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया टर्न आउट कम करने की कोशिशें कर रही है। मजीद आप भी देखिए। लंबी लाइनें हैं, वहाँ पे उनको पोलिंग करने नहीं दी जा रही। मैं वहाँ जहाँ से होकर आई हूँ, पुलिस वाले दरवाज़ों के आगे दरवाजे बंद करके खड़े हैं और इनके पोलिंग एजेंट्स जो हैं, और अभी आपने फायरिंग की कुछ आपको वीडियोस मौसूल हुई हैं जहाँ पे इनके लोग जाके फायरिंग करके बाकायदा आवाम को डरा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के सब पर्सनल से, आप लोग जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उनको विजिट करें और बाहर से ही आपको इमेजेस फुटेजेस मिल जाएंगे जो ये धांधली करना चाह रहे हैं या इनके जो भी प्लान्स हैं। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़रा ये बताते हैं कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई है और नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी है। दोनों रहनुमाओं में पीडीएम तहरीक के हवाले से भी तबादला ख्याल। हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने पर इत्तफाक। यूसुफ रज़ा गिलानी जल्द मरियम नवाज से मुलाकात भी करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। ज़राए के मुताबिक सेनेट इलेक्शंस के हवाले से मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी।
ابھی آپ کو بتائیں کہ پرویز رشید نے سینٹ الیکشنز کے لیے کاغذاتی نامزدگی مسترد کیے جانے کا اقدام چیلنج کر دیا ہے۔ رہنما نون لیگ نے ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ بات کریں گے شکیل سعید سے۔ شکیل، بتائیے گا کس بنا پر یہ اقدام چیلنج کیا گیا ہے؟ درخواست میں کیا موقف ہے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے پرویز رشید نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کا اقدام جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کے الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا ہے اور اپیل دائر کی ہے۔ اپیل میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے غیر قانونی طور پر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کی ہیں۔ ریٹرننگ افسر کے اعتراض دور کرنے کے لیے تگ و دو کی، لیکن اعتراض دور نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے اعتراض پر رقم جمع کرانے کے لیے تیار ہوں۔ الیکشن کمیشن نے قانون کے برعکس کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ 95 لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے تیار مگر جمع نہیں کروائی گئی۔ پنجاب ہاؤس سے رقم کا مطالبہ کیا گیا مگر جمع کروانے سے متعلق بینک کی معلومات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی۔ جی بہت شکریہ شکیل سعید، آپ نے آگاہ کیا۔ اور ہمارے نمبر پورے ہیں۔ اسلام آباد سے حفیظ شیخ ہی جیتیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین کا تحریک انصاف سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حفیظ شیخ کی حمایت کریں گے۔ ہمارا مقصد ملک سے پیسے کی سیاست کو ختم کرنا ہے۔ مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ووٹ دیا۔ بلاول بھٹو کی بات کا کل یہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک سے پیسے کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ نمبرز ہیں ہمارے پاس، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے۔ انشاءاللہ اسلام آباد کی سیٹ حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے۔ آپ کو بتائیں سینٹ الیکشنز کے لیے اپیلز دائر کرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹریبیونل میں آج اور کل سنوائی ہو سکے گی۔ الیکشن ٹریبیونلز اپیلوں کو 22 تا 23 فروری نمٹائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی لسٹ 24 فروری کو آویزاں، جبکہ پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر 141 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ انتخابات کے لیے اپیلز دائر کرنے کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹریبیونل میں آج اور کل سنوائی ہو سکے گی۔ الیکشن ٹریبیونلز اپیلز کو 22 تا 23 فروری نمٹائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی لسٹ 24 فروری کو آویزاں کی جائے گی، جبکہ پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ کراچی سے وقاص باقر اور کوئٹہ سے فضل طواب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ڈیٹیلز ان سے لیں گے۔ پہلے رخ کریں گے شہر عقائد کا، وقاص باقر سے بات کریں گے۔ وقاص، کہے گا سندھ بھر میں کن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر کیا اعتراضات لگائے گئے ہیں؟ جی بالکل، سندھ سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے اب مجموعی طور پر 35 امیدوار رہ گئے ہیں۔ 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے۔ اب انتخابی شیڈول کے مطابق ایسے تمام امیدوار جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں یا مسترد ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف اپیلوں کی جو ٹریبونل ہے اس میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اور سندھ سے جو کاغذات نامزدگی وفاقی وزیر فیصل واوڈا کے منظور کیے گئے ہیں اس کے خلاف پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل ایڈوکیٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹریبونل میں اپیل دائر کریں گے اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی استدعا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو متحدہ قوم سے تعلق رکھنے والے عبدالرؤف صدیقی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، جبکہ جو 35 امیدوار جن میں متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ اب سینٹ انتخابات کے حوالے سے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ٹریبونل کی اپیلوں کی سماعت اور ان کے فیصلوں کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست کا اجرا کراچی میں مختلف امیدواروں کی جانب سے جو کاغذاتی نامزدگی پر اعتراضات آئے تھے ان کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی رہے گا کوئٹہ کا رخ کریں گے، فضل طواب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضل طواب، کہیے گا کون کون سے امیدواروں کی جانب سے اپیلیں دائر کی گئی اب تک؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بلوچستان سے بھی سینٹ کے خالی ہونے والی 12 نشستوں پر مجموعی طور پر 41 امیدوار جو ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جس میں 35 امیدوار ایسے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے اور 5 سے 6 امیدوار ایسے ہیں جن کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ جب سے سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر 5 ایسے امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے جا چکے ہیں اور اب تک 2 ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے ٹریبونل سے اپیلیں بھی دائر کرنے کا جو باقاعدہ
फैसला है वो कल लिया है और ट्रिब्यूनल सही में पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त अपीलें दायर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे नुमाइंदे वकास बाकर और कोयटा से फजल तवाब हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त कौमी असम्बली के इजलास लिए चलते हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत आने की वजह से कोई शमसी तवानाई कोई दुगनी हो गई है, कोई हवा तेज होने लग गई है। बुनियादी तौर पे जो उस चीज का अंसर खत्म हुआ जनाब स्पीकर, वो था बदनवानी, करप्शन। उसका रोकथाम था। लोग ब्रीफ केसेस लेके पहले दफातर में जाते थे, वो हमने खत्म किया है और उसका हम लोग अभी ये चीज देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग अभी आते हैं जनाबे वाला गैस के ऊपर भी फ्यूल मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। 70% पाकिस्तान की एनर्जी इन दो हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से आज हम लोग खुमियाजा भुगत रहे हैं। $6.5 अरब सालाना पाकिस्तान का ज़रा मुबादला जो है वह मुल्क से बाहर जाता है कि हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करें। ये इनकी नाअहली और गलत प्लानिंग और बदनवानी की वजह से। जनाब स्पीकर, ये इससे आगे आ जाते हैं, ये कहते हैं कि जी ये कीमतें क्यों ज्यादा हुई। इनके वक्त में ये मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद है। जनवरी 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उस वक्त फ्यूल ऑयल जो यूज हुआ था 49% जनवरी के महीने में हुआ था। 2017 का आप टोटल भी देखें, तकरीबन 30% तक ये लोग पूरे साल इन्होंने फ्यूल ऑयल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोगों ने पूरा साल जो पिछला गुजरा है सिर्फ 4% इस्तेमाल किया। कहां 30%, कहां 4%, और यह भी मगरमच्छ के आंसू हो रहे हैं। गरिबान में झोंके इसके साथ साथ आ जाएं। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं, इकोनॉमी के बारे में बात ये कर रहे थे, मैं आपको खुद बताता हूं। यहां पे हमारे फाजिल रुकन मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि जी IMF में जल्दी जाना चाहिए था, इसका मतलब है वही कब्र वाली बात मैं खुद कह रहा हूं कि खुद ही उन्होंने अपनी कब्र खोदी, खुद ही उसमें लेटे, खुद ही ऊपर चलें डाल के मिट्टी भी अपने ऊपर डाल रहे हैं, खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत को जल्दी IMF पे जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि आप लोगों ने जो यहां पे बारूदी सुरंगें लगाई थी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो पार्टीज की है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल है, दोनों पार्टी जिन्होंने इस नैज पे पाकिस्तान को पहुंचाया था। इसके साथ साथ वो कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू किया था? वो वही फाइनेंस मिनिस्टर है जो हर दूसरे दिन जाके ट्वीट गलत बयानी करता है। इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का गलत बयानी पे वो ट्वीट करता है, आखिरी दिनों में आया था। उसके साथ साथ उसने साबिक अपने वजीरे खजाना की पॉलिसीज को रिवर्स किया और डिवैल्यूएशन का इफेक्ट शुरू किया। वो कब शुरू हुआ? ये इनकी हुकूमत में इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, या वो इनके साबिक वजीर खजाना की पॉलिसी या सही थी तो इन्होंने डिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्यों शुरू किया? ये जरा स्टेटिस्टिक्स उठा के, शुमारियात उठा के देखें। जनाब स्पीकर, फिस्कल डेफिसिट अरूज पे, मुझे याद है मेरे भाई असद उमर साहब, मैं हमारे चंद साथी दिसंबर 2018 में बनी गाला में बैठे थे और असद उमर साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वहां पे हम लोग पीपल्स पार्टी को बुरा भला सारी दुनिया कहती है, 10% कहते हैं, जो मर्जी कह दे, पर ये जिस वक्त बरतरफ हुए थे 2013 में, 2 महीने का जरा मुबादला पीछे ये छोड़ के गए थे। मुस्लिम लीग नून बरतरफ हुई थी 2018 में। जनाब स्पीकर, 2 हफ्तों का भी जरा मुबादला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। ये तो खजाने का बेड़ा गर्क करके गए थे। इस तरह कोई दुश्मन की फौज भी मुल्क के साथ नहीं करती जिस तरह ये किया, इन्होंने किया। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जनाबे वाला कि ये कर्जों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके गुनाहों को हम लोग साफ कर रहे हैं। इनके जो जितने गुनाह हैं वो हमारी ऊपर मुसीबत आई हुई है। कर्जा जो इन्होंने लिया था, रिकॉर्ड कर्जे, उसकी सूद की अदायगी के लिए हम लोग अदायगी कर रहे हैं। इनकी वजह से ये सर्कुलर डेट के बारे में इन्होंने बात की, मैंने सामने रख दिया। किसी भी साल आप ये देख लें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एक साल से दूसरे साल पे जो इंक्रीज होती हैं वो उस लेवल से कम है जितने से सर्कुलर, मतलब वो कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है जिससे सर्कुलर डेट ज्यादा हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उसमें कुछ अमल दखल नहीं, इनकी वजह से। जनाब स्पीकर, अभी आगे आ जाए। ये आप एक्सपोर्ट्स के जमाने में
इनकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 से 23 अरब डॉलर थी, इंपोर्ट्स 60 अरब के करीब थी। टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था तकरीबन 20 अरब डॉलर पे पहुंचा था। वो हालात मुल्क के नहीं थे, और प्राइवेटली इनके सीनियर मेंबरान नून के ये जाके जगह जगह पे कहते थे कि हमें मालूम है हमें हुकूमत नहीं मिलेगी, लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। ये शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से इलेक्शन में गए थे और ये नहीं चाहते थे, कहते थे कि आगे हमने जो हालात छोड़े हैं, आने वाली हुकूमत के लिए जो मुसीबतें हैं वो अल्लाह ही उनको संभाल सकेगा। इनके जहन में इन्होंने डिलिबरेटली कस्तन ये सारी चीजें की थी। अभी आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इस वक्त अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त तकरीबन 14.5% ग्रोथ आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर, कल मैं अपने भाई यहाँ पे फैज कमोका साहब भी मौजूद हैं, हम लोग वहां पे कल टेक्सटाइल फैसलाबाद में थे। फैसलाबाद में लोग अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर रही है। कहते हैं बहुत अरसे बाद कोई ठंडी हवाओं के झोंके आने शुरू हुए हैं जहां से हमें कोई सुकून आया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जा रही है। आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? एक मिनट, जस्ट आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि इस असेंबली की कुछ रवायात भी हैं, रूल्स भी हैं। जब भी किसी मोशन पे डिबेट होती है, अब मिसाल के तौर पे मैं जब तकरीर करूंगा या दूसरे फाजिल अराकीन तकरीर करेंगे, हर बंदा पावर सेक्टर पे बात करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेसिंग मसला है। आज दोबारा लोड शेडिंग हो चुकी है, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, लाइन लॉसेस बढ़े, हर मेंबर बात करेगा। तो क्या हर मेंबर के बाद ये वजीर साहब खड़े होंगे तो जवाब देने के लिए? सर, असूल ये है कि ऑपोजिशन के अराकीन तकरीर करते हैं, एंड के ऊपर हुकूमत का वजीर सबके जवाब देता है। अब अगर यहाँ पे हर एमएनए जब बात करेगा कि पावर सेक्टर में ये है, तो हर एमएनए के बाद वजीर खड़ा हो जाएगा जी, उसका मैं रूल्स आपके सामने, एक मिनट, रूल्स मैं पढ़ाता हूँ जी। एक नंबर रूल 270 a member who has made a motion may say speak by way of reply, and if a private member has made the motion, the minister concerned may speak during and after the mover has replied. जी उमर साहब, जी असद उमर साहब। सर, मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये हम हमेशा यही देखते हैं कि फ्लोर के ऊपर बात होती है वो कुछ ये और करते हैं, और जब ऊपर कमरों में बैठते हैं, स्पीकर के चेंबर में बैठते हैं और हमारे साथ मीटिंग करते हैं कि हाउस कैसे चलाना है, तो कुछ और बात करते हैं। जब हमने इनको ये बताया कि सर ये जो अच्छे सुनहरी हुसूल आप बता रहे हैं, हम भी 5 साल ऑपोजिशन में इसी हॉल के अंदर बैठे हुए, हमें तो ये नजर नहीं आते थे, तो जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है कि जरूरी तो नहीं है कि जो हमने गलतियां की थी वो आप भी गलतियां दोहराएं। सर, ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप हाउस चला रहे हैं, रूल्स के मुताबिक चला रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला तारीख ये रिकॉर्ड करेगी। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाता हूं सर, क्योंकि मईशत के ऊपर बहस होनी है, मंडे को फिर इंशाल्लाह होगी, तो मैं एक सवाल छोड़ देता हूं इनके लिए। बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर शख्स जो है उसके ज़हन पे ये सवाल है कि मरियम बीबी ने हमें बताया है कि अंडे अब दर्जन से नहीं बिकते, किलो से बिकते हैं, तो ये जरा इसका जवाब जरूर दे दे कि ये कब हुआ है। The House is adjourned to meet again on Monday, the 2nd February 2021 at 4 p.m. कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इजलास की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई है, और इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और शदीद नारेबाजी की गई, जबकि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने इज़हार ख्याल किया और उनकी तकरीर के दौरान भी अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा कि इन लोगों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट करप्शन पर मबनी थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस नहज पर पाकिस्तान को पहुँचा दिया है, जबकि कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई।